हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी ट्वेल्थ के एग्जाम देने वाले हैं तो कहीं जाइए नहीं, घबराइए नहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। बहुत सारे बच्चे के मन में होगा क्या वास्तव में 100% यहीं से क्वेश्चन रहेगा? एकदम बिल्कुल रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगा। इसीलिए घबराइए नहीं। क्वेश्चन बहुत सारे देखे होंगे लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% श्योर है रहेगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, रुक जाइए, बिल्कुल पहले वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये सवाल 100% श्योर है कि रहेगा ही। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। अब तक दिमाग में जो भी भ्रम डाला गया है उस भ्रम को हटा लीजिए, मन में जो भी भ्रम है उसे खाली कीजिए, रुक जाइए। क्योंकि जैसे कि जानते हैं कि आप लोग को हमने 3 सेट दिए हैं और उसी 3 सेट में से एग्जाम में रहेगा ही, ये बिल्कुल श्योर है। अगर कहने का मतलब हो गया कि कोई बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन पेपर का जो मान ली कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हम कहने का तो दे चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे का फरमाइश हुआ कि आंसर सेट दीजिए, तो फिर हमने उसका आंसर सेट भी आज लेकर के आए हैं। अगर किसी बच्चे को कहने लगे क्वेश्चन का जरूरत है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप बोल सकते हैं, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कहने का मतलब कि वैसा ही क्वेश्चन मिल जाएगा। ये गेस क्वेश्चन जो है ये 100% आपके एग्जाम में रहेगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप हमें इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से भी हम आपके मोबाइल में सेंड कर देंगे। तो सबसे पहला कंडीशन, जैसे कि जानते हैं कि हमने इससे पहले जो गेस करके दिए हुए हैं और उस गेस में हमने पहला क्वेश्चन लिखा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेट इट्स एसआई यूनिट। कहने का मतलब हो गया कि सबसे पहला काम होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना और उसके एसआई यूनिट को लिखना। तो सबसे पहला कंडीशन देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासेस थ्रू दैट एरिया नॉर्मली। कहता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो मान ली कि इलेक्ट्रिक लाइंस, मान ली इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है, वो बराबर होते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस के जिस मान ली कि क्रॉस सेक्शन एरिया से नॉर्मली, ये कहने का मतलब फ्लो होता है, उसके ये बराबर होते हैं। तो ये तो हो गया मान ली कि डिफाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन। और इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इट्स एसआई यूनिट, यानी इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो देख लीजिए, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान ली कि एसआई यूनिट होता है, क्या होता है? वोल्ट मीटर। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। इसमें से दूसरा क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन नंड गेट। तो देख लीजिए, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। यानी नंड गेट जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है, और ये कॉम्बिनेशन किस किस का होता है? एंड गेट और नॉट गेट को जब हम आपस में कंबाइन कर देते हैं तब तो मेरे को नंड गेट के रूप में मिलता है। जैसे कि देख रहे हैं कि ये हो गया एंड गेट का मान लीजिए सिंबल, ये होता है नॉट गेट का। जब ये एंड गेट और नॉट गेट को आपस में हम कंबाइन कर देते हैं तो मेरे को मिलता है नंड गेट। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देख पा रहे हैं कि इसका ट्रूथ टेबल, ये इसका क्या है? ट्रूथ टेबल है, जिसमें जानते हैं कि इसमें ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। इसमें ए और बी जो है दोनों के दोनों इनपुट के फॉर्म में है, और यहाँ वाई जो है ये आउटपुट के फॉर्म में है। ये इनपुट जो काम देखिए, इसमें कहता है कि अगर ये दोनों इनपुट लो के रूप में होगा तो ये भी लो होगा, और यहाँ जो ए डॉट बी के ऊपर एकरिंग है ये हाई होता है। यानी इसमें हाई लो का केवल कंडीशन है। अगर एंड गेट वाले आपको क्लियर है तो ये ट्रूथ टेबल में कुछ भी नहीं है। अब देखने को आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, यानी पहला और दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि राइट नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जैसे कि आप लोग को हमने पहले क्वेश्चन दे चुके हैं, और इसीलिए देखिए हम बोले ना, घबराइए नहीं। कि कोई सा भी बच्चे हो, मन में ये डाउट मत रखिए कि क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए मन के दुविधा जो भी है उस दुविधे को दूर कर दीजिए।
दुविधा को दूर कीजिए, कहीं ना कहीं आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद ही जाकर के आप कुछ लिख पाएंगे। इसीलिए इसीलिए आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन बताना है। तो 2 नंबर में पूछा जाता है और 2 नंबर के लिए कम से कम 2 कंडीशन आपको देना पड़ेगा, जिसमें से पहला कंडीशन क्या है, देखिए, द रे ऑफ लाइट मस्ट बी ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर। इसमें कहता है, पहला कंडीशन कह रहा है कि इसमें जो रे ऑफ लाइट है वो रे ऑफ लाइट हमेशा डेंसर से कहाँ, रेयर मीडियम में ट्रेवल करता है। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गया। कंडीशन नंबर 2, इसके अलावा भी कंडीशन है, बट याद भी तो करना पड़ेगा ना भाई आप लोगों को, इसलिए हमने मात्र 2 ही कंडीशन लिखाए हैं। देख लीजिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द एंगल एंगल इंसिडेंस ऑफ क्रिटिकल, यानी एंगल, सबसे पहला कंडीशन कहता है कि इंसिडेंट एंगल जो होता है, ये इंसिडेंट एंगल जो होगा ये ग्रेटर देन होगा किसके, एंगल इंसिडेंस ऑफ क्रिटिकल। एंगल इंसिडेंस ऑफ क्रिटिकल यानी क्रिटिकल एंगल जो बनता है उस क्रिटिकल एंगल के क्या होता है, ये ग्रेटर देन होता है। 2 कंडीशन है, एक हो गया कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, दूसरा कंडीशन हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल इंसिडेंस ऑफ क्रिटिकल के। तो 2 कंडीशन है, इस दोनों कंडीशन को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक्सप्लेन एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। कहता है कि व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर वी डॉप्ड बाय पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज दैट डॉप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि देखिए अभी फिलहाल हम आपको आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, विशेष इसके ऊपर कहने का मतलब हो गया कि विशेष लेक्चर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग को जितना जरूरी है उतना लेना है। विशेष अगर मान ली कि पढ़ने की जरूरत है तो आप लोग मिल सकते हैं YouTube चैनल के साथ, मान ली कि जो है पुनः फिर से वहां पे फाइनली डीपली कहने का मतलब हो गया कि उसके ऊपर एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल अभी आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी है उतना एक्सप्लेन हम करते चलते हैं, आप लोग समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि राइट बायोट-सेवार्ट लॉ, यानी बायोट-सेवार्ट लॉ क्या है, इस बायोट-सेवार्ट लॉ को मान लीजिए आपको लिखना है। कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस r एट एन एंगल थीटा ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL इज प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन r²। कहता है, ये नियम कहता है कि अगर मान ली कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट के लिए काम करता है जिसके लिए डिस्टेंस r दिया हुआ है और उसके लिए एंगल जो है वो थीटा है, और उस मान ली कि करंट कैरिंग कॉइल एलिमेंट के लिए जो करंट है वो उस मान ली कि वायर के लिए जो करंट है वो करंट दिया हुआ है IDL, और वो IDL जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है IDL sin थीटा अपॉन r के। बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। यानी यहां से बायोट-सेवार्ट लॉ को हमने डिफाइन कर दिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि एक्सप्लेन कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर, यानी किसी भी ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस कैसे काम करता है, इस कॉपर लॉस को आपको क्या करना है, दिखाना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है। कॉपर लॉस इज द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। सबसे पहला कंडीशन कि कॉपर लॉस जो है, इस कॉपर लॉस को ही मान ली कि एनर्जी लॉस कह सकते हैं। कॉपर लॉस को ही हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। और ये किस फॉर्म में मान ली कि होता है, हीट के फॉर्म में होता है। इन द कॉपर कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर, दिस इज ड्यू टू जूल हीटिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, यानी जूल के अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये जो है कॉपर लॉस काम करता है एनर्जी के फॉर्म में। बात समझिए ना, कॉपर लॉस जो है वो भी एक एनर्जी लॉस के रूप में ही है, जो कि कहने का मतलब ट्रांसफार्मर कॉइल के अंदर काम करता है।
अब काम देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 को हमने देख लिए, अब मेरे को देखना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कम से कम 2 प्रॉपर्टीज आपको लिखना है। तो सबसे पहला कंडीशन 2 प्रॉपर्टीज देख लीजिए। पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज। सबसे पहला कंडीशन कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये प्रोड्यूस्ड करता है या देखिए प्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा, एक्सेलरेटेड या ऑसिलेटिंग चार्ज के द्वारा, कहने का मतलब हो गया कि प्रोड्यूस्ड करता है। कंडीशन नंबर 2 कहता है कि दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। सबसे पहला कंडीशन कहता है कि ये जो वेव होता है ये मीडियम रिक्वायर नहीं करता है किसी भी मटेरियल में, यानी किसी भी मटेरियल के मीडियम में ये प्रोपेगेट्स कर जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब मेरे को देखना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो के बीच में क्या लिखना है, आपको डिफरेंस लिखना है कि प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो के बीच में अंतर क्या है। ये आपसे मान लीजिए कि 2 नंबर के लिए, इस बार के लिए खास करके 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों कहीं जाइए नहीं, वीडियो को बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए, बहुत ही मजे के साथ आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल अभी हम समझाने जा रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो क्या है। कह रहा है कि इन वन रे देयर इज ओनली वन रिफ्लेक्शन। प्राइमरी रेनबो में कहता है कि ओनली इन वन रेज देयर इज ओनली वन रिफ्लेक्शन विच फॉर्म्स द प्राइमरी रेनबो। कहने का मतलब जिसमें एक रे होते हैं और एक ही रिफ्लेक्शन होता है उससे हम प्राइमरी रेनबो कहते हैं। इन विच, और इस प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, द वायलेट कलर इज ऑन द इनर एज, जबकि वायलेट कलर कहाँ होता है, इनर एज पे होता है, एंड रेड कलर इज ऑन द आउटर एज, और इसमें रेड कलर जो होता है वो आउटर एज पे होता है। बट ये तो कंडीशन था केवल और केवल प्राइमरी रेनबो के लिए। अब मेरे को देखना है सेकेंडरी रेनबो। कहता है कि बट इन द अदर वे देयर आर 2 रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब कि सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है कि देखिए प्राइमरी रेनबो में क्या था कि रिफ्लेक्शन जो है वो केवल एक ही होता है, एक ही रे था, लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन एक ही नहीं होगा। कहता है कि 2 रिफ्लेक्शन विच फॉर्म्स द सेकेंडरी रेनबो। जैसे ही 2 रिफ्लेक्शन कर, यानी एक रिफ्लेक्शन किया तो प्राइमरी रेनबो, 2 रिफ्लेक्शन किया तो सेकेंडरी रेनबो। इन विच, और इसमें क्या होता है कि रेड कलर ही जो होता है वो इनर एज के लिए होता है और वायलेट कलर जो होता है वो आउटर एज के लिए हो जाता है। यानी इसके कंडीशन क्या होता है, प्राइमरी रेनबो के जस्ट अपोजिट हो जाता है सेकेंडरी रेनबो में। बात को समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखिए अब बहुत ही काफी आसान सा क्वेश्चन था, जैसे कि हम लोग 8 तक देख चुके हैं और अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज भी। कहता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज भी एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी। यानी मीडियम ए के लिए जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, और मान ली कि मीडियम बी के लिए जो वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 भी। तब कहता है कि तब कह रहा है कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए is mu a and refractive index of medium B is mu b, then what will be the value of mu a upon mu b। यानी आपको कह रहा है कि mu a और mu b के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकाल करके दिखाना है। तो सबसे पहला कंडीशन हमने आप लोगों को बता चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ही होता है इनवर्स ऑफ वेलोसिटी के। इनवर्स ऑफ वेलोसिटी के कहने का मतलब क्या हो जाता है, ये
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। तो इसीलिए देखिए 1/CA/1/CB, पलटी मारेंगे तो ऊपर चल जाएगा, तो CB/CA बराबर, जबकि मीडियम बी के लिए कहा जा रहा है कि 2B है और मीडियम ए के लिए कहा जा रहा है कि V है, तो V से भी कट गया तो किसके रूप में हो जाएगा, 2:1 के रूप में हो गया। बात समझ पा रहे हैं? देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर अभी आप नहीं देखिएगा तो एग्जाम हॉल में आपको लगेगा कि भाई कितने भारी भारी क्वेश्चन पूछ दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए अभी आप लोग देख लीजिएगा तो ये समस्याएं आप लोग के साथ आएगा ही नहीं, और यही हम काम करने जा रहे हैं ताकि आप लोग के साथ ऐसा समस्या एग्जाम हॉल में न झेलना पड़े। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स के लिए डेफिनेशन देखिए कि इट इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तुलना में, यानी सबसे पहले लॉरेंज फोर्स जो होता है इसमें आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों काम करता है किसी एक ही पॉइंट पे, और वो भी किसकी तुलना में काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तुलना में काम करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को देखना है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में जैसे कि जान रहे मेरे प्यारे बच्चों, ऑलरेडी आप लोग सभी आदमी जान रहे होंगे, और ये बात शायद सत्य है कि आप लोग पहले से जान रहे हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि किरचॉफ्स लॉ के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक्सप्लेन दैट किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग करने मतलब किरचॉफ्स। देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना है, क्वेश्चन रहता वही है, बशर्ते पूछता जो है ना वो जरा सा आपको इतना ज्यादा घुमा करके पूछता है कि शायद बच्चे उसके जवाब देने में कंफ्यूज हो जाते, उसको लगता रहता है कि शायद क्वेश्चन दूसरा कुछ पूछ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वही चीज है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ द अलजेब्रिकल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्लोज सर्किट की जगह पे आप क्लोज लूप भी कह सकते हैं। बात समझ गए ना, क्लोज लूप कहिए या क्लोज सर्किट कहिए इज इक्वल टू 0 होता है। इन सभी के जो मान ली कि पोटेंशियल को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो सभी पोटेंशियल मिलाकर के नेट पोटेंशियल जो होता है वो नेट पोटेंशियल किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। ये कोई नया चीज नहीं है, ऑलरेडी आप लोग को पहले से पता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस at a distance 3 times focal length of a convex lens। कहता है कि ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग पोजीशन ऑफ इमेज। तब कहता है कि आपको ऐसा पोजीशन दिखाना है रे डायग्राम, यानी केवल और केवल आपको इसका क्या करना है, रे डायग्राम खींच करके दिखाना था, जो कि AB के रूप में है 3, यानी फोकल जो लेंथ है ये 3 गुना है। तो कहने का मतलब F 2F और यहाँ 3F। अब यहाँ से रे डायग्राम काटते जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट से 2 रे निकलता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है और दूसरा लेंस के सेंटर से होकर गुजरता है, जो मान ली कि रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही इंटरसेक्ट पॉइंट उसका क्या हो जाता है, इमेज हो जाता है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा सवाल सब है, बहुत ही प्यारा सवाल है। बस खाली इतना कंप्लीट करके जाइए ना भाई, एग्जाम हॉल में तो आप लोग गर्दा उड़ाइएगा, तब एहसास होगा, हमें याद कीजिएगा कि सर क्या बात बोले थे भाई। यस मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि राइट वेस्टर लॉ ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यानी वेस्टर लॉ को लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं समझना है, मेन टॉपिक को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को देखिए, टॉपिक को देख करके क्वेश्चन को हम पहले ही बोले हैं कि वो पूछता ऐसे है कि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, जबकि विद्यार्थी को कंफ्यूज करने की जरूरी नहीं, मेन टॉपिक आपको दिखाई दिया वहां से लिख देना। यानी सीधी सी बात समझ लीजिए, क्वेश्चन कितना भी घुमा करके पूछे, वेस्टर लॉ कह रहा है, वेस्टर लॉ को मेरे को लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी इस लॉ के अनुसार
व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल IP ऑन एन इंटरफेस separating air from a medium of refractive index mu, then the reflected light is fully polarized. इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट किया जाता है किसी पोलराइजिंग एंगल से, तब उस कंडीशन में जो IP होता है वो IP कहने का मतलब आपको जैसे ही इंटरफेस करता है एयर और मान लीजिए अलग मीडियम के साथ जो मान लीजिए सेपरेट रहता है उस पे जैसे ही पड़ता है देन द रिफ्लेक्टेड रे इज फुली पोलराइज, और ये उसके बाद क्या हो जाता है फाइनली पोलराइज हो जाता है। तो वही तो ब्रीवेस्टर लॉ है जो कि म्यू इक्वल्स टू क्या हो गया 10 IP के रूप में। अब मेरे को देखना है क्वेश्चन नंबर 14 यानी 13 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखना है, बहुत ही काफी इजी क्वेश्चन है। राइट डाउन यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके होंगे कि परमिटिविटी का SI यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहला कंडीशन बता दें, द SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो ऐसा यूनिट है, आप लोग 11th में ही निकालना सीख चुके हैं। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला तो M इनवर्स L इनवर्स 3 T के पावर 4 A स्क्वायर डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। 2 नंबर में पूछा जाता है, काफी इजी है। देखिए तो इतना इजी क्वेश्चन अगर छूट जाएगा एग्जाम हॉल में तो कितना दुख होगा रे भाई, कितना दुख होगा आप लोग को, वो हम सोच सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को जरा सा समझ लीजिए। अब हम चलने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है आपसे कि व्हाट आर एडी करेंट्स गिव इट्स टू यूजेज। कहता है कि सबसे पहला कंडीशन कि एडी करंट क्या है उसको मान ली कि क्या है ये बताना है, और उसके बाद कह रहा है कि गिव इट्स टू यूजेज, और इस मान ली कि जो है एडी करंट का 2 कोई यूज बताना है कि कैसे कैसे होता है या कहाँ होता है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि डिफाइन कर लेते हैं कि भाई एडी करंट क्या है। एडी करंट्स आर द करंट्स, सबसे पहला कंडीशन है कि एडी करंट्स जो है वो भी एडी करंट एक करंट ही है, इंड्यूस्ड इन द वर्क पीसेस ऑफ कंडक्टर, जो कि वर्क पीसेस में क्या होता है इंड्यूस्ड होता है। व्हेन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कंडक्टर चेंजेस, जैसे ही कंडक्टर इसमें चेंज करता है यानी जुड़ने के बाद, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो भी कहने का मतलब क्या हो जाता है काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक लेंस बनता है, मैग्नेटिक लेंस के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स भी काम करने लगेगा। ये तो हो गया इसका मान लीजिए जो है एडी करंट का डेफिनेशन। अब इसका यूज जो है जिसमें कहता कम से कम 2 यूज बताने के लिए, यूज 2 के अलावा भी और है लेकिन आपके एग्जाम के लिए मात्र 2 जरूरी है, इसीलिए हमने यहाँ पे केवल और केवल आपके सामने 2 ही रखे हैं। इसीलिए घबराना नहीं है, क्योंकि जितना आपको जरूरी है उतना हम दे रहे हैं, ताकि कम से कम उतना भी आप लोग याद करके कंप्लीट करके एग्जाम हॉल में जा सके। पहला हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग, यानी एडी करंट का उपयोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग में भी किया जाता है। और दूसरा इसका हम बता दें कि इंडक्शन फर्नेस में भी एडी करंट का उपयोग किया जाता है। यानी 2 पॉइंट बताने के लिए कह रहा है, दोनों पॉइंट हमने बता दिए। अब देखना है मेरे को क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि व्हाई रेड सिग्नल्स आर यूज्ड एज डेंजर साइन एक्सप्लेन, यानी रेड कलर को कहने का मतलब हो गया कि डेंजर साइन के रूप में या सिग्नल के रूप में क्यों किया जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है। इस क्वेश्चन के मान लीजिए कि आंसर ऑलरेडी आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे, ये कोई नई चीज नहीं है। अकॉर्डिंग टू लोड राइंग इफेक्ट स्कैटरिंग आई प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, रेड लाइट हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ। रेड कलर जो होता है ये काफी मान ली कि वेवलेंथ यानी बहुत बड़ा वेवलेंथ रखता है। ये कहने का मतलब डेविएट बहुत कम होता है। बहुत कम डेविएट होने की वजह से कहने का मतलब होता है कि इसमें सबसे पहला कंडीशन
रेड लाइट हैज लार्जेस्ट वेव लेंथ, रेड कलर जो होता है ये वेव लेंथ काफी बड़ा रखता है एमोंग विजुअल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, और ये दूर तक दिखता भी है, एंड हेंस सफर मिनिमम स्कैटरिंग सो विजुअल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। और कहे नहीं कि जैसे ही मान ली कि लार्ज वेवलेंथ रखेगा इसका मतलब कि काफी दूरों तक ये ट्रेवल करता है, और काफी दूरों तक ट्रेवल करने की वजह से काफी दूर से ही आपको पता चल जाता है कि आगे सिग्नल के रूप में है, तो हम या आप या जो भी व्यक्ति होते हैं उसे कहने का मतलब हो गया कि सुरक्षा बरतने का प्रयास करते हैं। इसलिए रेड कलर को खास करके डेंजर के रूप में उपयोग किया जाता है, खतरा से बताने के लिए कहने का मतलब इसका उपयोग किया जाता है, और अच्छा चीज भी है। तो उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोग समझ गए। अब देखना है मेरे को क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा समझिए। कह रहा है कि इन अ वर्टिकली अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड भी, कहता है कि सबसे पहला वर्टिकली कहने का देखिए ये हो गया हॉरिजेंटल और ये हो गया वर्टिकल। तो ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो काम करता है वो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड वर्टिकल लाइंस के लिए काम करता है। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली, जबकि पॉजिटिव चार्ज को हॉरिजेंटली लाइन में क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। कहता है कि प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली ईस्टवर्ड, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल। कहता है कि तब इस कंडीशन इस पार्टिकल के लिए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन आपको बताना है। तो देखिए सिंस वी नो डेट, हम जानते हैं कि F इक्वल्स टू होता है Q इंटू V क्रॉस B, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी टुवर्ड्स द साउथ। तो इस कंडीशन में जो पार्टिकल के लिए डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, साउथ के डायरेक्शन में होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 को भी देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को मेरे को देखना है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है व्हाट इज शंट, राइट इट्स टू यूजेज, यानी शंट क्या है ये आपको लिखना है, और इसका दो यूज भी बताना है कि इसका दो उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है, उसको आपको लिख करके दिखाना है। तो सबसे पहला कंडीशन चलते हैं कि शंट क्या है, इसे देखिए। शंट इज अ लो रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द गैल्वेनोमीटर और अमीटर। सबसे पहला शंट जो है ये एक लो रेसिस्टेंस से कनेक्ट रहने वाले, यानी रेसिस्टेंस है। शंट इज अ लो रेसिस्टेंस, शंट जो है क्या है, एक लो रेसिस्टेंस है कनेक्टेड इन पैरेलल, जो कि क्या रहता है, पैरेलल में कनेक्ट रहता है विथ द गैल्वेनोमीटर और एमीटर। और ये किसके साथ कनेक्ट रहता है, या तो गैल्वेनोमीटर के साथ या अमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर या अमीटर के साथ क्या रहता है, ये शंट कनेक्ट रहता है, जिसके पास क्या रहता है, लो रेसिस्टेंस रहता है। कहता है कि इट प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर और एमीटर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करेंट्स। और ये कहने का मतलब गैल्वेनोमीटर और एमीटर के लिए स्ट्रॉन्ग करंट को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ज्यादा रेसिस्टेंस रहेगा तो वो भी मान ली कि जो है सिस्टम सही से काम नहीं कर पाएगा, एनफ मात्रा में करंट नहीं जा पाएगा, इसीलिए लो रेसिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। अब इसका कहता है कि दो यूज, कहता अ शंट इज यूज टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करेंट्स, यानी स्ट्रॉन्ग गैल्वेनोमीटर से जो है स्ट्रॉन्ग करंट को प्रोजेक्ट करने में शंट का उपयोग किया जाता है। और शंट का दूसरा उपयोग है कि शंट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी इस शंटिंग का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और बिल्कुल दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब देख लीजिए क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय
म्यूचुअल इंडक्शन, यानी म्यूचुअल इंडक्शन को आपको क्या करना है, क्लियर करके डिफाइन करके बताना है। बताए नहीं कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, किस प्रकार से पूछा जा रहा है, ये नहीं देखना है, मेन आपको टॉपिक पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखना है। मेन आपको टॉपिक को ही पकड़ना है। बात को समझ पा रहे हैं? अब देखिए क्या कहता है कि म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स। सबसे पहला कंडीशन, म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये दो कॉइल के लिए क्या है, प्रॉपर्टी है। बाय virtue of which each opposes any change in the strength of current flow, यानी इसमें किसी प्रकार के, कहने का मतलब स्ट्रेंथ में चेंजिंग नहीं आता है, लेकिन फिर भी करंट का फ्लो हो जाता है थ्रू द अदर बाय डेवलपिंग एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये कहने का मतलब हो गया कि ईएमएफ को भी क्या करते हैं, इंड्यूस्ड करते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे और ये मिस जरा सा भी नहीं करना है, मन के भ्रम नहीं करना है। इस क्वेश्चन को 100% कंप्लीट करके चलना है, आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अगर कहने का मतलब हो गया कि इतना क्वेश्चन एक सेट और है, अगर आप लोग भी उसके आंसर पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। कहने का मतलब हमें लगेगा कि नहीं भाई आप लोग को जरूरी है, तो फिर कहने का मतलब नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों तक भेज दिया जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका इतना यानी एक सेट था, एक सेट और इसका है जो भी है और इसी मालिक से रहेगा, तो अगर आप लोग को नेक्स्ट सेट का भी अगर आंसर शीट चाहिए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि कहने का मतलब जो भी बच्चे अब तक लग रहा उसे कि बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो वो भी बच्चे इससे आसानी से कहने का मतलब पढ़ सके। अगर आपके द्वारा आपके दोस्त पढ़ पा रहे हैं तो काफी मान लीजिए अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आप एक भला करने का काम करते हैं और भला करना, पुण्य करना एक अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि कहने का मतलब इस वीडियो का जो फायदा है वो काफी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, काफी ज्यादा लोगों को ये फायदा मिल सके। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम यहीं तक समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे हम, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। तब तक के लिए बाय, सी यू।